अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज की मीटिंग में जो हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज मनी एंड इट्स एवोल्यूशन। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं साद शब्बीर, कम्युनिटी 2 ग्रुप 8 से। जी साद, स्टार्ट व्हेन यू फील रेडी। जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. So, I'll- my topic for today is what is money and its evolution. और I'm from community 2 और group 8. बेसिकली जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, किस तरह से पहले होते थे पैसे और व्हाट हाउ इट इवॉल्व्ड। उसके बाद मॉडर्न बैंकिंग पे हम आए तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, फिर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से वो प्रोसेस वर्क क्या किस तरह से करता है, रीजंस फॉर पॉवर्टी, फिर वर्ल्ड वॉर 2 और अमेरिकन सुप्रीमेसी बनी किस तरह से थी, जो हम आज ग्लोबल करेंसी हमारे पास यूएसडी है, तो वो किस तरह से यूएसडी बना जिस तरह से हम आज देखते हैं। फिर फाइनेंशियलाइजेशन, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट जो 1971 के बाद से जो इकोनॉमी को जो टर्म फॉर्मल यूज़ होती है इसके लिए वो फाइनेंशियलाइजेशन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर कायद आज़म का क्या स्टांस था ऑन दिस मॉडर्न बैंकिंग, और उसके बाद हम सीरा के में देखेंगे टाइमलाइन के थ्रू कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किस स्टेप पे आया था। ये टॉपिक्स हैं हमारे पास। इसेंशली द मेन थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन इज़ व्हाट रियली मनी इज़। पैसे क्या होते हैं? क्या ये नंबर्स हैं स्क्रीन के ऊपर? क्या ये नोट हैं जो हम देखते हैं, प्रिंटेड नोट हैं? और अगर क्या यही दोनों चीज़ें अगर करेंसी हैं या पैसे हैं, तो क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको अनलिमिटेड प्रिंट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ ज़ीरो आप ऐड कर दें, तो क्या ये ऐड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? अगर पेपर है पैसा, तो क्या पेपर्स और प्रिंट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते? ये हमारा बेसिकली कोर है जिसके जिसके अराउंड हमारी पूरी डिस्कशन होगी। और आई स्टार्ट विद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्ट्री बेसिकली ये है कि शुरू में जो जिस तरह से लोग सब रहते थे, नॉर्मली ये होता था कि पैसा इस तरह से नहीं था जिस तरह हम आज जानते हैं। हर हाउस होल्ड जो होता था ना, वो एक स्मॉल इकोनॉमी होता था। बेसिकली आपके पास छोटी सी एक ज़मीन होती थी, आप उसी के अंदर कुछ फसल लगा रहे हैं, जो भी आपकी पूरे साल की खाने पीने की नीड्स हैं वो चीज़ कवर वहाँ से हो जाती थी। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ किसी और से लेनी होती थी, वो बार्टर होता था। आपके पास जानवर हैं, आपके पास कुछ जानवर ज़्यादा हैं, आपने वो चीज़ दी और आपने किसी और से, किसी नेबर से आपने कोई और चीज़ ले ली। इस तरह से बेसिकली पूरी जो सोसाइटी थी वो काम करती थी। हर एक हाउस होल्ड जो होता था वो एक स्मॉल इकोनॉमी होती थी, इंडिपेंडेंटली जो ऑपरेट कर रही होती थी। फिर और मोस्टली जो काम होता था ना, इस तरह से हमारे को नीड भी नहीं होती थी हमें जिस तरह मॉडर्न हमें पैसों की आज ज़रूरत होती है। नॉर्मली लोग होते थे वो सोशल ऑब्लिगेशन और क्रेडिट ऑब्लिगेशन के थ्रू काम कर रहे होते थे। क्रेडिट ऑब्लिगेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल आज मैंने फ़सल लगानी है। मैंने फ़सल लगाने के लिए मैंने सामने अपने मोहल्ले से 3-4 लोगों को बुला लिया। उन्होंने मेरी हेल्प कर दी फ़सल लगाने में, और बाद में उनका घर, किसी दोस्त का घर बन रहा था, उसने घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे बुला लिया। ये होता है आज भी जो चल रहा होता है, अगर आप गाँवों में जाएँ, ये इसी तरह से ही वो चल रहे होते हैं। एक-दूसरे की वो लोग हेल्प कर रहे होते हैं डिफरेंट सीज़न्स में। जिस तरह अगर गंदम लग रही है तो उस सीज़न में वो सारे आए होंगे एक साथ ही, सब मिल के लगा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें। इस तरह से इकोनॉमी वर्क करती थी। पैसों की सिर्फ ज़रूरत होती थी उन लोगों को जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या मर्चेंट्स हैं, उनको सोन और पैसों के लिए वो लोग यूज़ कर रहे होते तो सोना और चांदी, ये दो मेनली करेंसीज होती थी। और बट मोस्ट ऑफ द सोसाइटी वाज वर्किंग थ्रू क्रेडिट एंड सोशल ऑब्लिगेशन। ये बेसिकली इस तरह से था। फिर बैंक्स बने किस तरह से? बैंक्स इस तरह से बने कि कुछ जो मर्चेंट्स थे या ताजर थे वो इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपने बिजनेस को प्रॉपरली इजीली चलाने के लिए ना बैंक्स बनाए। प्राइवेट बिजनेस ओनर्स थे, उन्होंने बैंक बनाया। और बैंक क्या करता था? बैंक बेसिकली ये करता था, बैंक डिपॉजिट लेता था आपका गोल्ड। गोल्ड आप डिपॉजिट कराएंगे बैंक के अंदर, और उसके बदले एक प्रॉमिजरी नोट दे दिया जाता था। प्रॉमिजरी नोट क्या होता है? प्रॉमिजरी नोट ये होता है कि आपने, एक प्रॉमिस है आपका कि हमारे पास आपका इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, और वो गोल्ड आप जब भी वापस लेना चाहें तो आप हमें ये नोट वापस देंगे और हम आपको गोल्ड दे देंगे। मॉडर्न लैंग्वेज में इसको हम चेक बोलते हैं। सही है। और पहला जो प्राइवेट बैंक बना था वो 1656 में बना था, स्टॉकहोम्स बैंको, जो कि 10 साल के अंदर ही बैंकरप्ट हो गया था। ऑब्वियस रीजंस वो मैं आगे बताता हूँ। और बाद में उसको
ये स्वीडन के अंदर था। गवर्नमेंट जो थी, स्टेट जो थी, उसने एक्वायर कर लिया था एसेंशली, बैंक ऑफ स्वीडन बन गया था वो 1668 में। ये इनिशियल कुछ तस्वीरें हैं जो जिस तरह से इनिशियली होता था हमारा प्रोमिसरी नोट। और ये जोहान साहब जो थे, इन्होंने फाउंड किया था एज अ प्राइवेट बैंक, स्टॉकहोम्स बैंक को जिसको कहते हैं। और वो ओवर इशूइंग ऑफ नोट्स की वजह से बैंकरप्ट हो गया था, कि उन लोगों ने नोट ज़्यादा प्रिंट कर दिए थे जितना उनके पास गोल्ड था। और बाद में वो बैंक ऑफ स्वीडन बन गया फिर, और उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर दिया, और उसके बाद से वहाँ से प्रिंटिंग फिर पैसों की भी ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। अब ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल बैंक क्या होता है। बैंक के पास हैं 5 करोड़ पे पड़े हुए हैं, और बैंक के पास वो 5 करोड़ डिपॉजिट करवाएं एक मर्चेंट ने या ताजर ने। एक बिजनेसमैन आया, उसके पास 5 करोड़ पड़े थे, उसने बैंक को 5 करोड़ दिए, और उसके बदले में उसने ले लिया एक चेक बैंक से। और इस पूरे कॉन्सेप्ट ये था बैंक का कि आपको चेक की ज़रूरत इसलिए बनती पड़ती है क्योंकि आपको ताकि ट्रेड में आसानी हो, आपको हर जगह ना सोना लेके ना जाना पड़े फिजिकली उठा के। तो उसके बदले अगर आप चेक भी लेके जाएं तो इतना ट्रस्ट करें लोग बैंक पे। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रॉमिस यही करता है कि वो गलत काम नहीं करेंगे ताकि सब ट्रस्ट करें उनके ऊपर, और उस बेसिस पे आप चेक की बेस पे ट्रेड कर लें, कोई सोना लेके ट्रैवल ना करें। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक ताजिर आया, ताजिर ने बिजनेसमैन ने 5 करोड़ पे डिपॉजिट करवाए बैंक में, और उसने क्या किया, उसके बदले उसको एक प्रॉमिसरी नोट मिल गया या चेक मिल गया। फिर वो किसी और शहर में चला गया। फॉर एग्जांपल कराची का बिजनेसमैन था, वो इस्लामाबाद चला गया। इस्लामाबाद में उसने कोई और चीज़ ख़रीद ली वहाँ पे जाके। फॉर एग्जांपल उसने कोई ज़मीन ख़रीद ली, फार्म लैंड ख़रीद लिया, और वो उसने फार्मर को जाके 5 करोड़ का वो चेक दे दिया, या ब्लॉक चेक जिसको बोलते हैं हम मॉडर्न लैंग्वेज में। तो वो उसने वहाँ पे दे दिया, और अब फार्मर ने उसके बदले में उसको ज़मीन दे दी। इसी टाइम में बैंक ने क्या किया, बैंक ने 5 करोड़ पे किसी और को कर्जा भी दे दिया, क्योंकि 5 करोड़ का सोना बैंक के पास पड़ा था। तो उन्होंने वो कर्जा किसी और को दे दिया। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने बोला कि आप ये इतने अरसे में हमें पैसे वापस करेंगे, और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी देंगे हमें। अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है ना, मार्केट के अंदर 10 करोड़ पे है, बट बैंक्स के पास जो एसेट है, जो सोना है, वो 5 करोड़ का है। ये मेन प्रॉब्लम है। अब फॉर ऑन पेपर हमारे पास पैसे 10 करोड़ हैं, क्योंकि जिसको बैंक ने कर्जा दिया है उसके पास भी 5 करोड़ हैं, जिससे वो कोई और चीज़ खरीद रहा है प्रॉब्ली मार्केट के अंदर। और 5 करोड़ के एक्चुअल एसेट्स जो थे, जिसने जमा कराए थे, जिनके पैसे थे, वो भी बैंक, टोटल बैंक के पास 5 करोड़ हैं, जबकि मार्केट के अंदर 10 करोड़ हैं। और ये एक प्रॉब्लम है। बैंक ने लैंड वो मनी, पहले तो बैंक ने कर्जा दे दिया वो उन पैसों पे जिनकी उन्होंने इजाज़त नहीं ली बंदे से, और उन्होंने ऐसे ही वो चीज़ आगे कर्जे पे किसी और को दे दी, और ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ वर्जी उन्होंने की। दूसरा, अब मॉडर्न लैंग्वेज इसको करें तो बाद में जाके ये चीज़ लीगलाइज हो गई थी। इनिशली ये चीज़ ऐसे नहीं थी, बट बाद में ये चीज़ लीगलाइज हो गई। मॉडर्न बैंकिंग में हम देखें तो ये चीज़ लीगलाइज है, टू मेक ट्रेड एफिशिएंट। तो इसेंशली बैंक के पास 5 करोड़ थे, बट उसने कर्जा 10 करोड़ का दिया। तो वो जो 5 करोड़ आए वो कहाँ से आए, ये एक बेसिक चीज़ है। अब मॉडर्न बैंकिंग में इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। आप इसको सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग ये होती है कि बैंक्स के पास जो होता है ना, वो एक फ्रैक्शन रखते हैं जो एक्चुअल डिपॉजिट होता है आपका उसका। बाकी सब जो होता है वो बैंक आगे लेंड कर सकता है, कि किसी और को कर्जा दे सकता है ऑन ऑन। और उसके ऊपर भी वो लोग फिर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। एक तो वो चीज़ के जो पैसे उनके पास है नहीं, वो कर्जे में दे रहे हैं किसी और को, और दूसरा जो कर्जे में दे रहे हैं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। और इस पूरे सिस्टम को इसलिए चलाया जाता है, जो फॉर्मल रीजनिंग जो है वो ये है कि दिस सिस्टम अलाउज बैंक्स टू क्रिएट मनी थ्रू लेंडिंग। फॉर्मली ये होता है, बट एक्चुअली इट इज़ क्रिएटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर। कुछ मनी एग्जिस्ट नहीं करती, बट आप बस मनी चेक पे आपने लिख दी है तो इस वजह से वो एग्जिस्ट करती है। मोस्ट मॉडर्न बैंक एग्जिस्ट एज नहीं, मोस्ट मॉडर्न जो मनी है ना, दैट एग्जिस्ट एज क्रिएटेड बैंक क्रिएटेड लॉन्स। जितना भी हम मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर पैसे देखते हैं ना, वो किसी ना किसी बैंक ने क्रिएट किया उन पैसों को, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब आपने चेक पे लिख कर दे दिया तो इस वजह से वो एग्जिस्ट करते हैं, और लोग ट्रस्ट करते हैं कि बैंक जो दे रहा है ना पैसे, वो कुछ गलत नहीं कर रहा। अब इस वजह से तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के थ्रू बैंक्स कैन एसेंशियली क्रिएट अनलिमिटेड मनी, एंड देन सेंट्रल बैंक्स हमारे पास आ जाते हैं। ये एक और सेकंड लेयर होती है। सेंट्रल बैंक्स ये करते हैं कि ये भी प्रिंट कर सकते हैं पैसे कोई भी रीज़न दे के। जिस तरह रिसेंटली अब जो बहुत मशहूर एक केस था, यूएस ने $1 ट्रिलियन प्रिंट किए थे कोविड में।
प्रिंट मतलब बस प्रिंट कर लिए और वो फिर किसी को भी दे सकता है। स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, वो कुछ भी और कोई भी रीजनिंग वो दे सकते हैं। 2-3 जगहों से पास करवा लें आप कॉन्स्टिट्यूशंस, और उस तरह से वो आप बैंक रीज़न दे के प्रिंट कर सकता है। सेंट्रल बैंक्स बेसिकली होते हैं जो स्टेट के बैंक होते हैं। पाकिस्तान में अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और इंग्लैंड में अगर यूके में हम देखें तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, और इस तरह से हमारे पास बैंक ऑफ स्वीडन। तो सेंट्रल बैंक्स भी वो अथॉरिटीज़ हैं जो पैसे अनलिमिटेड प्रिंट कर सकती हैं। अब यहाँ पर मैं ये कुछ सवाल ये है कि अगर ये पॉसिबल है कि अनलिमिटेड पैसे प्रिंट किए जा सकते हैं थ्रू फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, थ्रू सेंट्रल बैंक्स, तो फिर भी लोग गरीब क्यों हैं? वाई इज़ देयर स्टिल पॉवर्टी? ये एक मेरा सवाल है, जिस पे आप जो भी सवाल जब आंसर्स का टाइम आएगा आप लोग इस पर भी बताइएगा। अच्छा, इसके अगेंस्ट ना कुछ लोग एक काउंटर आर्गूमेंट है, वो ये है इन्फ्लेशन का, कि ये बैंक्स जो है ना वो अनलिमिटेड पैसे प्रिंट नहीं कर सकते और सेंट्रल बैंक्स प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से लोग रिएक्ट करेंगे, महंगाई होगी। इन्फ्लेशन मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आज आप 200 रुपये के 1 kg सेब खरीद रहे हैं, 1 किलो सेब आपको 200 को मिल रहा है। आप 2 साल बाद जाते हैं, वही सेब आपको अब 200 रुपये में आधा किलो मिल रहा है। तो ये होता है बेसिकली महंगाई जो होती है ना, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये इस तरह से होता है, प्रोसेस जो होता है वो इस तरह से होता है कि जब बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में आ जाते हैं और प्रोडक्शन उतनी नहीं होती, सप्लाई डिमांड का फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। चीज़ें कम हैं, पैसे देने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उस वजह से चीज़ महंगी हो जाएगी। जिनके पास वो चीज़ है वो महंगे पैसों में खरीदेंगे, या बायर आएगा, वो कुछ बायर्स होंगे वो ज़्यादा पैसे देंगे, उसकी वजह से ओवरऑल उसकी चीज़ की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, वो प्राइस उसकी बढ़ने लग जाएगी। जो आर्गुमेंट जो है ना वो ये है, कुछ लोग कहते हैं कि इट्स अ हार्ड लिमिट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, अनलिमिटेड मनी कैन नॉट बी प्रिंटेड, अनलिमिटेड मनी कैन बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज, पीपल लूज परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर बढ़ती है, महंगाई होती है, उसकी वजह से लोगों का रिएक्शन आता है, और उसके बाद इस वजह से लोग नहीं खरीद सकते, या ये अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं हो सकती, जो इसके खिलाफ एक इसके अगेंस्ट जो आर्गूमेंट है। उसके अलावा आप इंपोर्ट्स आपकी महंगी होती हैं, जिसकी वजह से अगेन प्रोडक्शन वैल्यू आपकी बढ़ेगी। इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं, सीमेंट बना रहे हैं, आप सरिया बना रहे हैं, उसके लिए जो भी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी होंगी, और इस वजह से प्रिंटिंग आप जो है वो नहीं कर सकते हैं अनलिमिटेड। ये एक है। उसके अलावा करेंसीज लूजेज वैल्यू, ये एक चीज़ है। और ओवरऑल इससे क्या होता है, जो भी कर्ज़ा लोग दे रहे होते हैं फॉर्मली, जो हमारे बैंक्स हैं, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं टू मैच द इंटरनेशनल जो भी हमारी प्राइसिंग होती है उससे। काउंटर आर्गूमेंट जो मेरा है इसके अगेंस्ट, वो ये है कि यूएस ने इसेंशली $38 ट्रिलियन बोरो किए हुए हैं थ्रू बॉन्ड्स और थ्रू जो उनका फेडरल रिजर्व बैंक है। सही है। तो एंड देयर इज़ नो हार्ड सीलिंग लाइक गोल्ड। आप इसेंशली अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक्स भी और ये प्राइवेट बैंक्स भी। और वो हर साल, यूएस अभी ये कर रहा है कि हर साल रोल ओवर्स कर देते हैं। रोल ओवर्स ये होता है कि आपने नया कर्जा ले लिया पिछले को अदा करने के लिए, और लेना किससे, आपने खुद ही अपने बॉन्ड्स इशू करने हैं। और उनके वहाँ एक इदारा है फेडरल रिजर्व बैंक के नाम से, जो कि इसेंशली यूएस को, प्राइवेट इदारा है बट वो यूएस को भी कर्जा दे सकता है या बॉन्ड्स इशू कर सकता है, जो जो कि ऑब्वियसली वो के कंट्रोल्ड ही है। अब प्राइवेट इदारा इंडिपेंडेंट कितना ही होगा, तो वो चीज़ है। और 38 ट्रिलियन ले लिया उन्होंने। अगर कोई प्रॉब्लम होती, या प्रॉब्लम इन्फ्लेशन आ भी रही है, तो वो कंट्रोल इस तरह से कर रहे हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना कंट्रोल किस तरह से हो रहा है, हर साल हमारी जितनी भी मॉडर्न स्टेट्स जो है ना, वो उसके अंदर रेलम ऑफ एक्शन आपका कम होता जा रहा है। आप जो काम कर सकते हैं ना, वो हर साल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अब इतनी जब महंगाई है तो 80-90% लोग, और महंगाई की भी जा रही है, और सिस्टमेटिकली वो चीज़ कंट्रोल मैकेनिज्म इस तरह का है कि यूएस हर चीज़ को, या नॉर्मली आम स्टेट्स भी हमारी जो है वो हर चीज़ के बिहेवियर तक इवन अब कंट्रोल हो रहा है। बिहेवियर, थिंकिंग, और जिस तरह से मेटा ने भी लास्ट मंथ एक एक डिज़ाइन उन्होंने पब्लिक की है, जिसके अंदर वो लोग कैमरे के थ्रू, जब आप सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो वो उसके थ्रू आपकी आई बॉल्स जो है ना वो स्मॉल हो रही हैं, श्रिंक हो रही हैं, या उनका साइज़ बढ़ रहा है। बेस्ड ऑन दैट दे कैन नाउ प्रिडिक्ट कि आपका उस चीज़ को देख के आपके इमोशंस क्या हैं। इस लेवल का कंट्रोल है। मतलब अब ये सारी चीज़ें जब जब मिलाएंगे ना आप, तो स्टेट के पास इस किस्म का लेवरेज है कि इवन अब अगर वो 38 ट्रिलियन से 68 ट्रिलियन पे भी चले जाएं, मतलब वो और प्रिंट कर भी लें, तब भी इन्फ्लेशन आपकी जितनी भी बढ़ जाए, वो कंट्रोल इस तरह से करेंगे जिस तरह मॉडर्न एआई के बाद अब वो जिस तरह से कर रहे हैं। हम सबको स्मार्ट सिटीज़ बना रहे हैं, हर एसेट का टोकन बना रहे हैं। आप कोई घर भी ले रहे हैं तो वो भी अब शेयरिंग वाला एक मॉडल आ रहा है कि आप घर के अंदर 20% खरीद लें, इस पे स्टेट आपको ये देगा, या इसके ऊपर डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं।
तो उस लेवल का इस तरह से ये चीज़ मैनेज की जा सकती है। दैट्स माय आर्गुमेंट कि इट इज़ अनलिमिटेड मनी क्रिएट की जा सकती है। इन्फ्लेशन को आप इस तरह से लोगों को कंट्रोल करके चला सकते हैं, और इसेंशली जब आप रिसोर्सेज सब खुद बनाने लग जाएंगे, जो एआई के थ्रू अब हो रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जा रहा है उस बेसिक फंडामेंटल मॉडल से जो पहले होता था। थ्रू एंड थ्रू दैट दे कैन इजीली मैनेज एवरीथिंग। नाउ दिस इज़ समथिंग दैट हम इस पे पूरी प्रेजेंटेशन हो सकती है, बट इन शॉर्ट दिस इज़ व्हाट माय आर्गुमेंट इज़। अच्छा, पॉवर्टी का मेन जो आर्गुमेंट जो है ना, वो उसी से कनेक्टेड ये चीज़ है कि रीजंस मेन यही हैं कि कुछ लोग हैं वो अनलिमिटेड पैसे क्रिएट कर रहे हैं, बट हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बचपन से ये बताया जाता है, अनकॉन्शियसली हर बंदा ट्रेंड है कि मनी इज़ लिमिटेड, क्योंकि आपने पहले ओ लेवल करना है, मैट्रिक करनी है, सेकंड ईयर करना है या ए लेवल करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी करनी है, उसके बाद क्या होगा, आप किसी कॉरपोरेशन के अंदर जाएंगे मल्टीनेशनल, और वहाँ पे आपको अगर आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे एजुकेशन में, फिर आपको पैसे मिलेंगे, उस पैसे से आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। दिस इज़ एन अजम्पशन जो सबके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी बेस पे हर चीज़ चलाई जा रही है, और यही चीज़ें कॉरपोरेशंस को वो लोग उन्हीं को लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं जो रीइंफोर्स करते हैं इस चीज़ को। उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा ग्रांट अच्छा मिलेगा जो काम ज़्यादा करवा सकते हैं वर्कर्स से, राइट? सो इस वजह से अनलिमिटेड पैसे तो हैं, बट सबको इस वजह से नहीं दिए जाते कि फिर लोग काम करना छोड़ देंगे। अगर सबके पास पैसे हैं तो काम कौन करेगा? तो जिनके पास पैसे हैं उन्होंने काम करवाना है, उस वजह से ये चीज़ मेंटेन की हुई है कि स्कार्सिटी एग्जिस्ट करती है, अनलिमिटेड नहीं है पैसे। ये फेक करेंसी नहीं है, बेसिकली फ्रॉड हो रहा है ये, बट ये चीज़ फ्रॉड नहीं है। और उस सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पूरा अपोजिशन, हर चीज़ जो भी होती है, हर चीज़ कंट्रोल इस तरह से की जाती है ताकि लोग काम करते रहें। और दो चीज़ें जो उसको फिर कर रही हो, अब ये दो फैक्टर जो बड़े हैं, कॉरपोरेशंस और एजुकेशन सिस्टम, इसके अलावा हर इंडस्ट्री अब ये चीज़ री कर रही है। एसेंशली ये है। और वर्ल्ड वॉर टू का कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएसडी बना किस तरह से, अमेरिका जो वर्ल्ड पावर यूएसडी पावर में किस तरह से आया, वो ये था कि वर्ल्ड वॉर टू में जब कंट्रीज़ जो फाइट कर रही थी उसमें यूएस था, यूएस ज़रा दूर था, फाइट यहाँ पे हो रही थी यूरोप वाली साइड पे, तो उससे क्या हुआ, यूएस के पास एक सेफ एरिया था, तो जितनी भी यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो सारे क्या कर रहे थे, यूएस को पैसे दे रहे थे और वो उनके पास गोल्ड अपना रखवा रहे थे। तो गोल्ड वहाँ पे शिप यूएस कर रहा था एज अ सेफ कीपिंग, कि आपको जब चाहिए होगा जंग के बाद हमसे वापस ले लीजिएगा, अभी क्या पता आप हार जाएं तो आपको शायद गोल्ड लूज कर दें आप। दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक ऑलमोस्ट 67% गोल्ड जो यूएस का पूरी दुनिया का था उस टाइम पे, वो यूएस में चला गया था वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान फॉर सेफ कीपिंग, या फिर यूएस वहाँ से सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा था, आप हमें गोल्ड दें, हम आपको जंग में हेल्प करेंगे, डिफरेंट चीज़ें बना के देंगे, एंड सो ऑन। इस वजह से फिर जब इस तरह से गोल्ड उनके पास चला गया, फिर क्या हुआ, जब जंग ख़त्म हुई 1944 में, जो कंट्रीज़ जीती, जर्मनी हारा, और जो ग्रुप जीता था उनमें दो मेन पावर्स थी, एक था यूएस। यूएस पूरी जंग से उन्होंने फ़ायदा उठाया था, साथ हमारे पास दूसरा जो था वो था यूके, जो ऑलरेडी वर्ल्ड पावर्स टाइम पे था, सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ उनकी थी। और डिसाइड ये हुआ, 44 कंट्रीज़ थी, उन्होंने उन सब ने वोट किया, डिसाइड ये हुआ यूएस वर्ल्ड पावर बनेगा बेस्ड ऑन दैट, मतलब हेल्प करेगा रिकंस्ट्रक्शन में। रिकंस्ट्रक्शन में जब हेल्प करने के लिए उन्होंने जो एग्रीमेंट किया उसमें ये था, यूएसडी वर्ल्ड पावर ग्लोबली, आप यूएसडी करेंसी यूज़ करेंगे, सोना नहीं यूज़ होगा, गोल्ड नहीं यूज़ होगा। उस पे सबने एग्री कर लिया। उस बेसिस पे क्या हुआ, यूएस ने ये प्रॉमिस किया कि हम जो जितना भी यूएसडी हम देंगे ना, यूएसडी जो होगा वो उतना ही होगा हमारे पास जितना हमारे पास गोल्ड है। हम फ्री मिक्स नहीं करेंगे दोनों को। अगर हमारे पास $5 मिलियन का गोल्ड है तो हम उतना ही देंगे, और उन्होंने प्राइस फिक्स कर दी कि एक 1 आउंस ऑफ गोल्ड इज़ $35। ये उन्होंने वहाँ पे ये चीज़ प्रॉमिस की। बेस्ड ऑन दैट उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन का एक प्लान दिया, $13 बिलियन यूरोप को दिए, और पूरी मशीनरी को अगले 10-15 सालों में यूरोप ने रीबिल्ड किया यूजिंग दोज डॉलर्स। और इसके साथ साथ पूरी दुनिया भी नॉर्मलाइज हो गई कि अब सब डॉलर्स यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड नहीं यूज़ कर रहे। एक ये चीज़ भी साथ हो गई, जिससे यूएस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बाद में इम्पैक्ट ये था कि जो हमारे पास रीबिल्ड हो गया यूरोप, इंक्रीज ग्लोबल यूज़ ऑफ यूएसडी। 1960s तक क्या होने लगा, कंट्रीज़ को रियलाइज़ हो गया कि यूएस के पास इतना गोल्ड नहीं है जितने वो लोग डॉलर्स दुनिया में दे रहे हैं। मतलब इतना आप एक डॉलर्स दे रहे हैं, आप चेक लिख लिख कर दिए जा रहे हैं, बट आपके पास उतना गोल्ड नहीं है, जो कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम मेक श्योर करेंगे हमारे पास जितना गोल्ड है हम उतने ही पैसे देंगे सबको। तो उससे क्या हुआ, लोगों का करेंसी के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन, डिफरेंट कंट्रीज़ ने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिया। फिर 1971 में क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया। प्रेसिडेंट निक्सन थे उस टाइम पे यूएस में, उन्होंने, फ्रांस ने डिमांड किए थे वापस गोल्ड हमें दे दें। यूएस ने बोला कि हम वापस नहीं कर रहे, और आज के बाद हम किसी को पहले ये रूल था कि आप किसी भी टाइम पे कोई भी सेंट्रल बैंक जाके ना यूएसडी अगर देता था यूएस को, तो उसके बदले में वो लोग वापस गोल्ड ले सकते थे अपना।
फिर क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया कि आज के बाद प्रेसिडेंट निक्सन ने बोला कि आप गोल्ड हमारे पास यूएसडी लेके भी आएंगे ना, हम गोल्ड वापस नहीं करेंगे। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से वो लोग हट गए। और उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी कंट्रीज़ में उसके बाद अटैक्स भी हुए और काफ़ी प्रेसिडेंट्स मरे भी एंड सो ऑन। वो उसके साथ वो सब कुछ था, पावर मेंटेन उन्होंने करनी थी जो उन्होंने की। और साथ में जो एक और स्ट्रॉन्ग जो चीज़ हुई वो पेट्रो डॉलर इकॉनमी आ गई, पेट्रो डॉलर सिस्टम आ गया हमारे पास, जिससे ये था पूरी दुनिया को नीड थी पेट्रोल की। हेनरी किसिंजर गए, उन्होंने डील की किंग फैसल के साथ, जो कि बहुत एक मेजर ब्लेंडर था किंग फैसल का। और वो अग्री कर गए कि आज के बाद जो भी सऊदीया से पेट्रोल निकलेगा और जो जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट में बाद में आ गए। वहाँ से जो भी पेट्रोल निकलेगा वो डॉलर्स में देंगे। और पूरी दुनिया ने अगर ऑयल ख़रीदना है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, जो कि सबकी नीड बन गई थी ऑयल, तो वो खरीदेंगे डॉलर्स में। इसके लिए अब अगर पाकिस्तान ने ख़रीदना है तो पाकिस्तान पीकेआर से पहले डॉलर परचेज़ करेगा, जो भी उसके दरमियान डिफरेंस होगा वो पूरा करेगा। डॉलर से वो जाके फिर सऊदीया को डॉलर में पे करेगा और उसके बाद डॉलर के पेमेंट के बाद यूएस उनको पेट्रोल मिलेगा। और इसके बाद फिर आगे वो पेट्रो डॉलर इकॉनमी स्टार्ट हो गई, और जिसको हम यहाँ से 1971 के बाद की एरा को हम बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन भी। फॉर्मली जो फाइनेंस के लोग होते हैं वो ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट कुछ केसेस हैं। ये वेनेजुएला का 2026 का इसका तो सबको ही पता होगा। ये डिफरेंट केसेस हैं। जिस तरह इराक में जो ऑफिशियल रीज़न था वो था जो उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इस वजह से यूएस ने अटैक किया इराक में। जबकि अक्टूबर 2000 में इराक ने अनाउंस किया था इट वुड बिगिन सेलिंग ऑयल इन यूरोज इंस्टेड ऑफ यूएसडी। कोई भी मुल्क जो अपनी करेंसी ऑयल जो सेल कर रहा था उस टाइम पे, या अब भी, जो यूएसडी के अलावा किसी और करेंसी में सेल करते हैं, यूएस उनको अटैक करता है। बेसिकली इसका मतलब ये आप लोग रीड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, मैंने सिर्फ यहाँ 3 डाले हैं। ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो फाइनेंशियलाइजेशन के बाद 1971 के बाद बूम की यूएस में और ग्लोबली, मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में, मगर इधर भी। यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज देखेंगे। अब ये वो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसको अगेन हम अलग अलग स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत डीप भी जा सकते हैं इन सब पे। बट ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जिनकी इंसानों को नीड नहीं है, अगर मैं एक लाइन में बताऊँ। बट ये आर्टिफिशियली कुछ चीज़ों को सबको उस कंफर्ट का एडिक्ट किया गया, सबको सबके लिए ये नीड बनाई गई। और अब ये सारे वेक्टर्स ऑफ कंट्रोल्स हैं यूएस के लिए। एसेंशियली इन सब में जो पैसा आया था वो वहीं से फेक करेंसी से आया था, और उन सब से ये सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई। अब बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जो इन सारी इंडस्ट्रीज़ पे इस्टेब्लिश। फॉर रियल एस्टेट की हम बात कर लें, रियल एस्टेट, आप पहले क्या होता था, आप यहाँ से उठेंगे रशिया जाएंगे, वहाँ पे आपको जो खाली जगह मिलेगी, अगर वो कोई वहाँ नहीं रह रहा, आप वहाँ अपनी दुकान बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे, वहाँ रहने लग जाएंगे। अब क्या होता है, आपने लाइसेंसेस लेने हैं, आपने मुल्क से निकलना है तो आपने वीज़ा लेना है, पासपोर्ट है, फलाना ढिमकाना। कुछ लोग तो पासपोर्ट, दूसरा सेकंड पासपोर्ट लेने के लिए ही पूरी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं ना। ये कभी भी हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता था कि आप पासपोर्ट के लिए पूरी पूरी ज़िंदगी अपनी स्पेंड कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस तरह, अच्छा ये सिर्फ एक इंडस्ट्री है। डिफेंस एंड मिलिट्री, अब उनके पास क्योंकि वो अनलिमिटेड पैसे एसेंशली प्रिंट कर सकते थे यूएस वाले, या नंबर्स ऐड कर सकते थे। अब डिजिटल करेंसी में देखें तो लॉकहीड मार्टिन बहुत मेजर उनकी कंपनी है, बोइंग मेजर, रेथियन, ये सारे मिलिट्री कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो बने और जो मैसिवली जो उन्होंने ग्रो किया, जो आज तक इन मेजर जो भी उनका ये क्यों ज़रूरी था, क्योंकि कभी ना कभी ये चीज़ पब्लिक होगी। तो उस कंट्रोल करने के लिए उस सबको मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ देयर। फाइनेंशियल सर्विसेज, अगेन इन्वेस्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट्स लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। आप पैसा निकालेंगे, लोग उस पर कई दफ़ा ईजिली कंट्रोल हो जाते हैं। तो वो अगर इतना ज़्यादा वो पूरा आप इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर है, पेंशन फंड्स और इस तरह की चीज़ें, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, ये सारी वहीं से आ रही हैं, सारी उस टाइम पे इस्टेब्लिश हुई 71 के बाद। अब कायदे आज़म की मैं स्टेटमेंट दे के यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। कायदे आज़म का इस पे पर्सपेक्टिव क्या था, मॉडर्न बैंकिंग के बारे में कायदे आज़म ने क्या कहा था 1948 में। ये उनकी स्पीच है जो उन्होंने दी थी इनॉग्रेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, 1 जुलाई 1948। अब मैं बस ये रीड करूँगा, साथ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई शैल वॉच विद कीननेस द वर्क ऑफ योर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन इन्वॉल्विंग बैंकिंग प्रैक्टिसेस कंपैटिबल विद इस्लामिक आइडियाज़ ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत गौर से देखूँगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, और बोल रहे हैं मैं देखूँगा आप किस तरह से जो ग्लोबली प्रैक्टिसेस चल रही हैं ना बैंकिंग के अंदर, उसको इवॉल्व करते हैं, चेंज करना है। मतलब जो चल रही थी वो ठीक नहीं थी, विद इस्लामिक आइडियाज़ ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। सोशल और इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट उन्होंने ऐड किए हैं। द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वेस्ट हैज़ क्रिएटेड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमैनिटी, एंड टू मैनी ऑफ अस इट अपीयर्स दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव इट फ्रॉम अ डिजास्टर दैट इज़ नाउ फेसिंग द वर्ल्ड। कोई अब मुआवजा ही है जो 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 प्रॉब्लम्स इस इकोनॉमिक सिस्टम ने वेस्ट में कंट्रोल की हैं ना, वो क्रिएट की हैं, वो अब कोई मुआवजा ही है जो उससे दुनिया को निकाल सकता है। ये कायदे आज़म कह रहे हैं।
It has failed to do justice between man and to eradicate friction from the international field. On the contrary, it was largely responsible for 2 world wars in the last century. जो वर्ल्ड वॉर का रीज़न कायदे आज़म बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं, वो इस वजह से ही उनका असेसमेंट ये थी कि वर्ल्ड वॉर्स जो थी उनका रीज़न सिर्फ ये बैंकिंग सिस्टम था, इकोनॉमी। आगे, the adoption of Western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and content people. जो भी हमने अगर अडॉप्ट कर लिए वेस्टर्न सिस्टम को, ये हमें हेल्प नहीं करेगा इन क्रिएटिंग हैप्पी लाइफ या कंटेंट को भी, हम सुकून नहीं होगा हमारे लोगों यहाँ पर। ये सिस्टम ही इस तरह का है कि आप इस सिस्टम में जाएंगे तो लोग बेचैन, एंजाइटी ही होगी। We must work our destiny in our own way and present to the world an economic system based on true Islamic concept of equality of manhood and social justice. Essentially वो कह रहे हैं कि ये by default ये पूरा जो economic system ही unfair है, इसके अंदर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और वो अनलिमिटेड essentially पैसे कमा सकते हैं। कुछ जो हैं वो, जितना आप नीचे हैं ना उतना ज़्यादा आपके लिए ऊपर आना मुश्किल है, जितना आपके पास पैसा है उतना ईजी आप ऊपर मूव कर सकते हैं। पूरा सिस्टम रिवॉर्ड इस तरह से करता है। We will thereby we will thereby be fulfilling our mission as Muslims and giving to humanity the message of peace, which alone can save and secure the welfare and happiness and prosperity of the mankind. और हम जो है मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के इस वेंचर के थ्रू दुनिया को एक मैसेज देंगे कि ये भी एक सिस्टम है जो इकोनॉमिकली वाइबल है और चल सकता है। इसेंशली वो बोल रहे थे कि हमें जो कि नहीं हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई इस तरह की चीज़ नहीं की, कायदे आज़म के बाद कुछ भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली सेम मॉडल्स पे आज तक चल रहे हैं। IMF के थ्रू हर साल, हर दूसरे साल हम 1 बिलियन के लिए जाते हैं और वो उसके लिए वो लोगों का बिल्कुल निचोड़ देते हैं हर साल लोगों को। इतनी महंगाई करवाते हैं IMF वाले, विच इज़ अगेन वेक्टर ऑफ कंट्रोल। US के लिए IMF एक टूल है जिसको वो यूज़ करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए। वो वाली पॉलिसीज़ आपसे करवाएंगे जिससे लोगों को तकलीफ़ होगी या लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है ना, तो आप सोच नहीं सकते। आपकी पूरी ज़िंदगी ये होगी, मैंने 50,000 कमाने, महीने में मेरा इतना खर्चा है, उसी के अंदर आपका पूरा ज़िंदगी यही है। तो अगर लोग थोड़े से सिस्टम अच्छा हो ना इकोनॉमिक, तो लोग ग्रो इजीली करते हैं। जनरली IQ और इस तरह की चीज़ें, आप उनको सोचने के लिए उनके पास टाइम होता है तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर ग्रो कर सकते हैं। अब ये बाहर वाले समझते हैं और वो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए US एसेंशली यूज़ कर रहा है। IMF इज़ लाइक कंट्रोल का टूल है। अब हम सीरा को देख लें तो सीरा के अंदर आप वसल्लम ने जब स्टार्ट किया था ना, तो एसेंशली एक स्मॉल सर्कल था, सही है। तो स्मॉल सर्कल के अंदर क्या, बहुत स्मॉल स्केल पे उन्होंने फोकस किया था किस चीज़ों पे, तौहीद और तज़किया। ये 2 चीज़ें थी जिन्होंने इनिशियल पूरा फोकस जो था इस पे था। जब ये चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, फिर उसके बाद हिजरा आती है। हिजरा के बाद भी क्या हुआ, जब हिजरत करके जो लोग आए, जो मदीना वाले लोग थे, फिर उनका तौहीद और तज़किया एक तरह से टेस्ट हुआ कि उन्होंने अपने सारा कुछ शेयर किया जो लोग वहाँ से आए थे, राइट, मक्का वालों के साथ। और फिर जब वो चीज़ें इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद आप सल्लम ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, उस इंस्टीट्यूशन ने फिर हर तरह की चीज़ों को ऑन अ इंस्टीट्यूशन लेवल, वहाँ से ग्रेजुएट समझ रहे निकल रहे हैं, वो हर फील्ड के अंदर हर तरह से वो जा रहे हैं। और फिर वो बहुत स्पीड में हुई वो चीज़। अगर आपके पास तौहीद और तज़किया प्रॉपर हो तो इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करना होता है। अगर हम पाकिस्तान का देखें ना, पाकिस्तान के जब बना था ना पाकिस्तान, तो हमने ये चीज़ें की थी। तौहीद और तज़किया जो था ना, वो चीज़ें हुई थी, कुर्बानियाँ बहुत दी गई थी, उसके बाद पाकिस्तान बना था। इस्लाम के नाम पे, वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे, जिसके अंदर लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसके बाद ये मुल्क बना। जब वहाँ से उसके नेक्स्ट स्टेज जो था ना, पाकिस्तान को एज ए इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए था, जिसके थ्रू वो सारी चीज़ें हम इस्टेब्लिश करवाते, ग्लोबली दिखाते। कायद-ए-आज़म की बात में भी बैंकिंग से रिलेटेड वो यही कर रहे हैं कि आप अब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, जगह आपके पास आ गई है, अल्लाह ने आपको एक चीज़ दे दी है, आपने कुर्बानियाँ बहुत दी हैं उसके लिए, एक चीज़ बन गई है। अब आप फ़ौरन ये होना चाहिए था कि इस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए थी हर किस्म की, हर तरह के इंस्टीट्यूशन में, जिसके लिए एक डिपार्टमेंट था भी जो डॉक्टर असद लीड कर रहे थे, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम या इस तरह से उसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ। बट वो उनको उस डिपार्टमेंट को ही क्लोज़ कर दिया गया था। कायद-ए-आज़म ने 2 डिपार्टमेंट्स खुद बनाए थे, एक ISI था, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दूसरा वो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इस्लाम या इस तरह से कुछ था, जो कि डिपार्टमेंट हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर देख रहा था उनको। ISI अभी तक चल रही है, वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज। दूसरा जो डिपार्टमेंट तो क्लोज़ कर दिया गया था, जिसके बाद डॉक्टर असर भी छोड़ के चले गए थे, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे कहीं और। उसके बाद लास्ट जो थी, अब जब इंस्टीट्यूशंस आप बनाते हैं, उसी के साथ ही फिर आपने क्या कर, फ़ौरन से इकोनॉमिक रिफॉर्म भी हुआ था सीरा में। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब एक अपनी मुसलमानों ने एक मार्केट प्लेस बनाया था,
जिस मार्केट प्लेस के अंदर हमारे अपने ट्रेड्स के रूल थे, ये सूद नहीं होगा और इस तरह की चीज़ें एंड सो ऑन। ये सीरा के अंदर जो वो था, ये बताने का मकसद ये था कि अगर हम पहली दो चीज़ें मिस कर दें ना और डायरेक्टली हम जंप करके इकोनॉमिक रिफॉर्म पे आएंगे तो उसके अंदर देयर विल बी करप्शन। आप जब तक तौहीद और तज़किया को कैटर नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टेप रिफॉर्म पे आएंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें बैलेंस करना ज़रूरी है। दैट्स इट। अगर ये रेफरेंसेस हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो आएगी तो बाद में आप स्टडी कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर जर्नल्स बुक्स और जहाँ जहाँ से मैंने डिफरेंट चीज़ें ली हैं वो यहाँ पे ये सारी हैं, आप ये खुद से स्टडी कर सकते हैं। एक चीज़ जो मिसिंग थी जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि अभी तक मुझे कोई ऑनलाइन इस तरह की वेबसाइट एटलीस्ट नहीं मिली जिसके अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइंड हो। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो वो चीज़ें आज डिफरेंट पॉडकास्ट में बता रहे होते हैं, बट ये चीज़ कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि आज के टाइम पे अगर हमने कल से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रही है तो व्हाट इज़ द प्लान बेस्ड ऑन, और डिफरेंट कंट्रीज़ में करनी है। पाकिस्तान में अगर हमने स्टार्ट करना है किस तरह से होगा, ग्लोबली करना है किस तरह से होगा, उसका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और वो कोई फॉरम हो जो अपडेटेड हो। उसके लिए मैं मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ ना कुछ इस तरह का स्टार्ट करूँगा और फिर जितना ज़्यादा मेरे पास डेटा आए उस सबको हम कंसोलिडेट करके वेबसाइट पे उसको कर सकते हैं और उसको हम मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं डिफरेंट कंटेंट उसके अंदर, जो कि एक आपके पास लाइव एक लिविंग डॉक्यूमेंट हो, जिसके अंदर आपको प्लान मिल सके, डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम लेके जा सकते हैं एंड सो ऑन। दैट्स इट। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो उसके लिए 100 करेगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। आप में से जो लोग भी अपने रियलम से ज्वाइन करके नहीं आए, काइंडली अपना नाम रीनेम कर लें, और रीनेम का ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगा पार्टिसिपेंट के सेक्शन में, अपने नाम पे डबल टैप करके। आप में से जिन लोगों का रियल नेम से जो नहीं आए उनका हम सवाल नहीं ले सकेंगे, इसलिए सवाल पूछ सकते हैं आप लोग, अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे। मैं कर रही हूँ। ओके। जी, रहीम अहमद, अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह खैर फॉर द प्रेजेंटेशन। काफ़ी अच्छी थी। और मेरा इसमें एक ही क्वेश्चन है। स्टार्ट में आपने बात की बैंकिंग के बाद ना, जो मनी अनअकाउंटेड है, राइट, जितनी मर्जी प्रिंट करना है उसकी लिमिट नहीं है। यस। तो द आर्ग्यूमेंट इज गुड बट आई कैन नॉट स्टिल अंडरस्टैंड लाइक कि वो किस बेसिस पर है, लाइक उसके एविडेंस क्या है, क्योंकि एक चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं होती कि कैसे अनअकाउंटेड हो सकती है। तो इसके जरिए से तो फिर पूरी जो दुनिया की जो भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है वो पूरा एक फिर बबल बन जाता है ना, यस। इल्यूजनरी बबल के, फिर पॉवर्टी और ये सारी चीजें तो फिर डजंट सीम टू एग्जिस्ट, राइट। मतलब मेरा आर्गुमेंट ये है कि देयर शुड बी ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एसेट जो कि रिप्लेस होता है, रेसिप्रोकेट होता है इंस्टेड इन मनी के उसमें रिटर्न में जो प्रिंट होती है। अब लाइक आपने जो बात की थी कि कोविड में उन्होंने $3 ट्रिलियन प्रिंट किए हैं, तो वाई जस्ट 3? वो 4 क्यों नहीं किए, 5 क्यों नहीं किए, जबकि अगर वो कर सकते हैं लिमिटलेस? और अगर ये है तो फिर जो ये इकोनॉमीज की फाइट है अभी, जो चाइना और अमेरिका की सुपर पावर की जो कोल्ड वॉर चल रही है, इकोनॉमिक फाइट चल रही है, तो उसकी भी बेसिस खत्म हो जाती है इस आर्ग्यूमेंट की बेस पर, अगर आप ये क्लेम करते हैं कि वो लिमिटलेस है। हाँ आई मीन उसमें मतलब पूरी इकोनॉमिक सिस्टम जो था ना वो क्वेश्चन में आ जाता है जी। इससे तो। चाइना और जहाँ तक यूएस की बात है ना, वो चाइना और यूएस की टग ऑफ वॉर जो चल रही है वो एक दूसरे से उनका मुकाबला चल रहा है। अब युआन में कई डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं ना वो युआन में डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही जो वेनेजुएला में हुआ था वो 2017 के बाद से ना युआन में ऑयल को सेल कर रहे थे। अब इसकी वजह से यूएस के डॉलर की पावर कम होती है और वो उनकी पावर उनसे ली जा रही है। जितना ज़्यादा लोग डिफरेंट करेंसीज में कर रहे हैं ना, और वो चाइना करने की कोशिश कर रहा है, बट यूएसडी पे लोग इतना ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हैं कि वो अभी तक वही चल रहा है। बट हर साल कुछ ना, अब रिएक्शन ये होता है कि कोई भी कुछ करे ना तो उसके बाद सीआईए का रिएक्शन आता है, वो लीडर मर जाएगा, कोई अटैक होगा या कोई और चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। वो उस तरह से डिफरेंट उसके ये एक्शन लेने का वो होता है। चाइना अब उस लेवल पे स्टैब्लिश है कि चाइना के अगर आप बिल्कुल उनके विंडो के अंदर उनके अंदर बिल्कुल उनके कवर में आए ना, फिर वो कवर कर लेते हैं। उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो सब कुछ है, वो सारा कुछ वो कवर पूरा देते हैं। बट कंट्रीज़ ख़ासतौर पे जो कॉलोनीज़ हैं उनकी उनकी वहाँ पे लोगों का एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है बहुत ज़्यादा।
जो इंग्लिश स्पीकिंग जितनी कंट्रीज़ हैं ना, वो साइकोलॉजिकल एंगल की वजह से भी कई दफ़ा वो चीज़ ज़्यादा टिल्ट कर रहे होते हैं यूएस की तरफ, या फिर अपना डर भी होता है एक सीआईए वाला कि सीआईए अगर एक्शन आता है उसके बाद लीडर्स के साथ, रीसेंट केस हमारा इमरान खान के साथ जो हुआ था, वो रिएक्शन आया था जब आप इंडिपेंडेंट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ है एक लोग डिसीजंस नहीं ले रहे होते इस वजह से, करने पे आए आप वो कर सकते हैं। तो एक ये एक, अभी हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि लाइक वो वार पर नहीं, मेरा वार था लाइक क्वेश्चन था इकोनॉमिक उस पर ना, कि ये जो इकोनॉमिक लिमिटलेस आप कह रहे हैं ना, क्लेम कर रहे हैं स्टार्ट में, हम्म, मेरी खुद इस पर कोई रिसर्च नहीं है इकोनॉमिक वाले साइड पे बिल्कुल भी, तो हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने क्लेम किया कि वो लिमिटलेस है, तो मैं कह रहा हूँ अगर या ये लिमिटलेस होती है तो कोई चीज, तो फिर जो पूरा सिस्टम है ना इकोनॉमिक, और जितनी टॉर्शन चल रही है दुनिया में, वो उसमें आ जाती है, क्वेश्चन में आ जाती है। जैसे उन्होंने ब्रिक्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, ब्रिक्स कंट्रीज ने, यस, और फिर अब पाकिस्तान के भी जितने ज्यादा आईएमएफ के साथ लोन्स हैं सब कुछ, अगर हम्म, लिमिटलेस है, कोई भी जितनी भी करेंसी है, नो पेपर करेंसी जो सी है बड़ी डिस्टेबलाइज चीज है, बट फिर भी कोई ना कोई तो इसका रेसिप्रोकल है ना, जिसके जी जी, इन रिटर्न में वो प्रिंट की जाती है और खास अमाउंट में रखी जाती है। यस। अब उसमें ये होता है कि पाकिस्तान जिस तरह से कंट्री है ना, अगर वो एक हद से ज़्यादा प्रिंट करे तो उनका जो करेंसी रेट होता है ना, वो बढ़ जाता है। इसमें यूएस ही खास इंडिपेंडेंट है जो बिल्कुल कर सकता है, उनको चेक फेडरल रिजर्व रखता है जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है यूएस के अंदर ही। बाकी ऑन अ कंट्री लेवल ये होता है कि यूएस अगर आप बहुत ज़्यादा वो करेंगे ना, प्रिंट करेंगे, तो डॉलर टू जो रुपीज़ वाला रेट है, जिस तरह से हमारा 100 से 300 पे जो गया था, वो इस तरह से होता है। आप प्रिंटिंग जैसे ही आपकी ज़्यादा वो बढ़ाएंगे, उस बेसिस पे वो लोग डी वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से इंटरनेशनल अगर आपके परचेजेस हैं तो आपको प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल परचेजेस नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है, लोकली आप मेंटेन कर सकते हैं। एक वो चीज़ होती है, इंटरनेशनल जो चेक होता है, उसकी वजह से पाकिस्तान में इवेंचुअली आप डिपेंडेंट हैं यूएस पे ही। अगर यूएस के एंगल से देखें तो यूएस कर सकता है। यूएस का इफेक्ट खाली ये आता है कि जब मार्केट में वैल्यू ज़्यादा आती है तो इन्फ्लेशन, जब महंगाई होती है, क्योंकि पैसे आपके पास ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन में तो टाइम लगता है ना, आपने कोई चीज़ बनानी है, उसके लिए सरिये के लिए आपने कहीं से सामान भी लेना है, उस सामान को लोग फिर आएंगे, वो निकाला जाएगा, उसको रॉ मटेरियल से आप एंड प्रोडक्ट लाएंगे, उस सब में टाइम लगता है, वो एक्चुअल मेहनत होती है। और जबकि प्रिंट आप ऐसे ही कर सकते हैं या ज़ीरोज़ आप ऐड कर सकते हैं। उसमें ये है, यूएस जो क्या कर रहा है, एआई को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, एआई और वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो अब आ रही हैं ना, ये सारा उसके साथ अलाइंड है कि जो भी वो चीज़ है ना, वो एआई के थ्रू लोगों की डिपेंडेंस अगर ख़त्म हो जाए ना, सबको बेसिक इनकम पे ले जाए, लॉन्ग टर्म में उसमें ये है। जो अभी थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आता है, वो एक प्रिंट करते हैं, उसमें थोड़ा-सा उनको एक पेन होता है इस तरह से कि इन्फ्लेशन होती है। बट उसको इन द लॉन्ग रन वो उस तरह से मेंटेन हो जाएगा कि जब आप सबको यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे ले जाएँगे थ्रू एआई, प्रोडक्शन को बिल्कुल सेपरेट कर दिया और लोगों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। तो जो प्रोडक्शन वाली साइकिल चला रहे हैं ना, उन पे सब डिपेंडेंट है, और ये गिनती की कंपनीज़ हैं। लिटरली प 15-20 कंपनीज़ हैं, उनके अंडर सारा कुछ आता है। वो उस पे लॉन्ग टर्म में चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं सारे, जिस पे अभी पिछले दिनों रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था कि यूएस का जो पूरा डेट है ना, ये ज़ीरो कर सकता है एसेंशली, अगर वो टोकनाइजेशन में करें। और वो जिस तरह से जब ट्रंप आया था ना, तो उन्होंने एक कॉइन लॉन्च किया था, जिसके अंदर से 3 दिनों के अंदर ट्रंप ने और उनकी वाइफ ने, मेलानिया ने, ऑलमोस्ट $9 बिलियन कमाए थे। बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोगों का नुकसान हुआ था। $0 से वो कॉइन लॉन्च हुआ था, 75 पे उसकी हाईएस्ट गई थी, और 4 दिनों बाद वो वापसी ज़ीरो पे ऑलमोस्ट पहुंच गया था, जिसके अंदर ट्रंप ने और वो इसी तरह से वो स्टेट लेवल पे यही चीज़ करना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका टोकनाइजेशन ऑफ एसेट्स। ये जब पूरा एप्स्टीन वाला केस चल रहा है ना, इसके बिहाइंड द सीन आप जाकर स्टडी करें यूएस में टोकनाइजेशन पे क्या बात कर रहे हैं, वैंगार्ड, ब्लैक रॉक और ये सारे, पूरी विंडो उधर मूव हो रही है। और शॉकिंग इस वजह से भी है क्योंकि ऑन अ मैस लेवल जब हम सब कुछ पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार रहे होते हैं ना पैसे के इर्द गिर्द, तो इस वजह से एज अ शॉकिंग ये चीज़ है कि कैसे हो सकता है ये सब कुछ ही फेक है। है है। अब क्या करें। बट जो मेन जो पेन पॉइंट है ना, वो सिर्फ ये है कि जो इन्फ्लेशन वाली आपने बात की, वो महंगाई होती है, बट इन द लॉन्ग रन उसको कम से कम किया जा रहा है। और दूसरा, आपका पुलिस स्टेट्स बनाई जा रही हैं, स्मार्ट सिटीज़ जो है ना, मुझे पर्सनली आइडिया ये बिल्कुल पसंद नहीं है स्मार्ट सिटीज़ का। घर घर के सामने कैमरा लगाओ स्टेट का, और उसके बाद के आपका कंट्रोल वेक्टर इतना ज़्यादा है ना, कि अगर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो भी रही है, लोग कुछ कर नहीं सकते मॉडर्न स्टेट में। आपको इतना ज़्यादा वो जकड़ी जा रहे हैं। और जिस तरह से ये मॉडर्न स्टेट पासपोर्ट का पूरा जो डिज़ाइन आया था 9/11 के बाद जो हुआ था, वो उससे पहले ही एक सीआईए का केस आया था, उनके $2 ट्रिलियन मिसिंग थे उसी साल। चंद महीनों बाद 9/11 हुआ, 9/11 के बाद वो वाला केस भी साइड पे हो गया, सीआईए को और फंडिंग भी मिल गई, एंड सो ऑन।
और उसके बाद ये पूरे जो मॉडर्न जो अभी हमारा पासपोर्ट की जो सब कुछ हुआ ना, रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा आई हैं ट्रैवलिंग पे, और इतनी ज़्यादा चेक एंड बैलेंस हो गया ये सारा कुछ, ये सब कुछ आया था 9/11। इस तरह की चीज़ें बीच बीच में हो रही होती हैं थ्रू विच ये दे कैन कंट्रोल। बट आपको जो बेसिक सवाल था इन्फ्लेशन वाला, वो होती है बट मैनेजेबल है। आप एसेंशियली प्रिंट करना चाहें, आप 3 ट्रिलियन प्रिंट कर सकते हैं। स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा आएगा लोगों पे। उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब लॉन्ग टर्म में मूव कर रहे हैं टोकनाइजेशन और थैंक यू उसकी सो तरफ। मच साद। आपको पता है हमारी मीटिंग का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और आप सबसे ये भी गुजारिश है कि अपना सवाल मुख्तसर रखें, और साद अपना जवाब भी ऑन पॉइंट रखेगा। थैंक यू। अब्दुल नासिर। जी अब्दुल नासिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Recently, I was listening to Scott Basin and Larry Fink, the CEO of BlackRock. Okay, they are constantly talking about this tokenization of assets and राइट। derivatives, and even Meta recently said that they're gonna link USDC with their system. So Yep। whatever payment you have to do, you have to pay with USDC. They said that in the recent interview. Okay, so I can understand that they want to establish or retain the power of dollar, but the economists, the major economists or and hedge fund managers, they are unanimous on this key that it's not possible for US to pay debt. So I just want to ask you one question. What are your views? Like, can the US save itself, or like, what is your views? Like 38 trillion is not a child's play, and the Right। whole market of cryptocurrencies is like 39 two ट्रिलियन now। trillion dollars. That's my question. I Yeah। wanna So I wanna just know your views on it. my view is similar to like the foreign minister of Russia. They are now Okay. moving towards tokenization, and Mm-hmm. through that they can just basically wipe out a lot of money, Mm-hmm. like by creating these tokens and then creating a problem that this happened and then we lost this money, and things like that. The decentralization is like Okay. directly proportional with this entire thing. The concept of decentralization, the cryptocurrency and these things, ये सब कुछ कनेक्टेड है। क्रिप्टो और ये सब कुछ डिसेंट्रलाइज जहाँ भी ये लोग कर रहे हैं ना, वो डिसेंट्रलाइजेशन के साथ साथ आपके पास ये टोकनाइजेशन के कॉन्सेप्ट सारे आ रहे हैं। हर चीज़ को हर एसेट्स टोकन्स में जाएगा, और थ्रू टोकन्स यू कैन परचेज एवरीथिंग। और एक तो चीज़ ये होती है इसके, एक दे कीप ऑन मूविंग द बॉल, जिससे वो कहीं स्टे ना करें। जैसे ही आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई लोग करते हैं ना, उस पर लाइट लगने लग जाती है, बहुत ज़्यादा वो चीज़ हाईलाइट होने लग जाती है। दे क्रिएट समथिंग न्यू और सबको बोलते हैं दिस इज़ द बेस्ट थिंग, दिस इज़ बेटर, और एंड सो ऑन। फिर पूरी यूएस की एक मशीनरी है मार्केटिंग की, वो उस पर फोकस करने लग जाते हैं। लोग जैसे ही अगली चीज़ पे नज़र रखते हैं, जब तक वो समझ रहे होते हैं, थ्रू दैट वो अपनी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसी से बेनिफिट उठा लेते हैं। और वही वाला ये होगा टोकनाइजेशन के अंदर भी। अब मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता किस तरह से करेंगे, बट मुझे लगता है ये टोकनाइजेशन जिस तरह से हर एसेट की कर रहे हैं ना, थ्रू दैट अगर वो कुछ करेंसी, जिस तरह से जो एक केस जो मैंने बताया था, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो करेंसी लॉन्च की थी, अब जो 2030 का यूएन का प्लान है, जिसके अंदर ये है CBDCs, हर कंट्री के पास एक डिजिटल करेंसी होगी, जिसके थ्रू आपकी डिजिटल आईडी होगी। यूके में ये चीज़ अप्रूव हो गई। ऑक्सफोर्ड जो पहला एरिया वहाँ बन रही है 15 मिनट सिटीज़, उसके अंदर वो ये लोग यही कर रहे हैं कि आपके पास 15 मिनट की सिटी होगी फॉर सम लाइक पॉल्यूशन और इस तरह की कोई रीजनिंग दे दी है कि आप ज़्यादा ट्रैवल ना करें ये वो। एंड उसके लिए आपके पास डिजिटल आईडीज़ भी होगी, आपके पास ये सब कुछ भी होगा। और यूके में लास्ट मंथ ये हुआ या कुछ बिल्कुल लेटेस्ट ही चीज़ है ये, जिसके यूके मूव कर रहा है। और उनका प्लान ये है कि यूएन ने क्योंकि दिया है कि दुनिया के लिए बेहतर ये है कि 2030 तक सब लोग उस तरफ जाएं, तो वो डिजिटल करेंसीज के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज पुश कर रही हैं वहीं पे जाने के लिए। और अब एक और चीज़ जो And यूएस yeah, पुश करने लग गया, वो एलियंस वाली चीज़ है। अगेन I समथिंग। would deviate from them to deviate people from their actual issues. Okay, and the funny thing is, they gave this job to Pakistan to pump the crypto market. I was just reading it, bro. दैट Like आई they थिंक gave दैट this वाज job to पर्सनल फॉर Pakistan. ट्रम्प। अगर उसकी बात करें, दैट वाज आई थिंक पर्सनल फॉर ट्रम्प। ही जस्ट वांटेड टू मेक अ बक out of this entire situation. That's why I think our Okay, chief thank you, has a thank great you. relation with Trump, because they are basically allowing him to make money from this entire economy Oh, that we have. And we do have like okay. 250 million people, so they can make a Mm-hmm. lot of money. So that's just a personal thing थैंक for यू Okay, सो Trump. मच thank बोथ you, ऑफ यू। thank you, हम thank you, अगले सवाल की thank तरफ you. चलते हैं। अच्छा दाद, चैट बॉक्स में किसी ने पूछा है, वो अनम्यूट नहीं कर सकते इसलिए सवाल उन्होंने चैट बॉक्स में पूछा है। सवाल ये है, Uh, व्हेन बैंक्स गो जी। bankrupt, are they completely liable to pay the amount they owe to the people? If the liquidity is zero, then how State is exactly are liable. they going to? स्टेट 2008 का जो क्राइसिस था ना यूएस में जो हुआ था, उसमें यही हुआ था। बैंक रन ये होता है कि बैंक अब ये फ्रॉड पकड़ा भी जाता है ना,
फ्रॉड इसलिए इस तरह से पकड़ा जाता है अगर सारे लोग एक साथ पैसे निकलवाने आ जाएं। अब ये बाय द वे कुछ कंट्रीज़ में ये इस पर भी अब लॉ बन गया है कि आप $400 से ज़्यादा एक नहीं निकलवा सकते। मेरे अपने पैसे बैंक में अगर $4 लाख पड़े, डेली मैं $400 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता, एंड सो ऑन। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लॉज। उसमें ये होता है, बैंक रन ये होता है कि आपने पैसे निकलवाए और उससे बैंक के पास इतने आपको पैसे देने के लिए नहीं थे कैश में, और उस वजह से उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग लेने आ गए, बैंक के पास पैसे नहीं थे देने के लिए। लोगों को ये शक हो गया यार बैंक के पास तो पैसे ही नहीं है, तो ये बैंक रन होता है और बैंक फिर बैंक्रप्सी फाइल करता है। जब बैंक्रप्सी फाइल होती है उसके बाद स्टेट ने आके बचाया था। स्टेट ये करता है, स्टेट फंड कर देता है। अगेन स्टेट कैन क्रिएट मनी, तो स्टेट कैन फंड, क्योंकि गोल्ड होता था, गोल्ड एक हार्ड लिमिट थी, आपको निकालना पड़ता है। और वो एक उसमें भी 2.1% जो आप देखेंगे ना, जो डिस्कवरी होती है गोल्ड की, वो ऑन एवरेज 2.1% है, तो हर साल 2% ऐड हो रहा है, ये समझ लें। बट वो उसमें फिर भी मेहनत होती है। बट नॉर्मली ये होता है स्टेट आके निकाल लेती हैं बैंक्स को वहाँ से, अगर एक मेजर इशू है। अगर नहीं है तो दे कैन हैंडल इट सम अदर वे। अगर बैंक क्लोज होना है एंड सो ऑन, बंदों का अगर वो है, वो स्टेट फंड कर देती है। 2008 में यही हुआ था कि जो 2008 का क्राइसिस था, उसमें स्टेट केम इन और उसने टैक्सेस के पैसों से और डिफरेंट पैसों से, या खुद शायद ऐड भी किया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक टैक्सेस के पैसों से वो निकाल लिया था जो बैंक्स थे बैंक्रप्सी से उनको। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अगला रोहित। रोहित अनम्यूट कर लें। अस्सलाम। जी मेरा सवाल था कि was there ever a proper Islamic financial system, or if it is documented in any of the books, and if it is, then could it be revived? Yes, we do have an independent system जिसके अंदर ये हमारी ये होता है कि फुल रिजर्व बैंकिंग उसको कहते हैं, कि आप बैंक सिर्फ एक वो इंस्टीट्यूशन होगा जो एज अ अमानत आपसे चीज़ लेगा। जो मुझे मॉडल्स जो सबसे बेहतर लगता है वो ये लगता है कि कम्युनिटी का एक अपना बैंक है। अगर आपने इसी से करीब तर जो है ना, जो हमारा मॉडर्न चल रहा है, इससे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट ये है कि आपका एक अपनी कम्युनिटी के एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर जो लोग हैं वो जो भी काम करते हैं, वो बैंक का एक सिस्टम बना हुआ है कि मंथली इतने पैसे चाहिए बैंक को टू जस्ट कीप ऑन टू जस्ट पे द एम्प्लॉइज़। जो भी वहाँ काम कर रहे हैं लोग, उनको पैसे देने के लिए ये देना है। और वो जो कम्युनिटी का बैंक है ना, फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में 5-6 ब्रांचेज हैं डिफरेंट बैंक्स की, वहाँ एक ही बैंक बन जाए जो लोगों से पैसे ले के रखे, और वो फुल रिजर्व बैंकिंग होगा, बैंक कर्जा नहीं देगा, नॉन प्रॉफिट बैंक होगा। आप मॉडर्न बैंकिंग में क्या है, बैंक कर्जा भी दे देते हैं, जो उनके पास पैसे होते भी नहीं है वो भी दे रहे हैं, वो एंड सो ऑन। वो सिर्फ अमानत लेगा, वो रखेगा, बैंक का काम ये है उसको सिक्योर करके रखना। और जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, वो एक उनका ओपन सोर्स कोई सिस्टम हम बना सकते हैं जिसके अंदर ये हो कि इतने पैसे हर महीने बैंक को चाहिए, 5 लाख एंड सो ऑन, या 50 लाख, और उससे जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं वो उनकी पेमेंट हो जाएगी, और वो कम्युनिटी खुद मेंटेन कर ले कि हमारे इलाके का ये बैंक है, हम सब ने मिल के देना है और उसको चलाते रहें इस तरह से। ये इस तरह से हम मॉडर्न उसमें चला सकते हैं, बट जनरली वी डू हैव सिस्टम, और जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर ये है, वी हैव फुल रिजर्व बैंकिंग, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अगला सवाल ले लेते हैं। अब्बास आन। जी अब्बास अनम्यूट कर लें। भाई मेरा ये क्वेश्चन है कि कुछ टाइम पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने साहिल भाई के ऊपर एतराज किया था ना कि आप मुफ्ती तकी के ऊपर बात करते हैं तो आपको क्या पता कि वो क्या मामलात होते हैं बैंकिंग वगैरह के और इस तरह के ना। तो साहिल भाई ने ये जवाबन कहा था अपने एक बयान में कि मैंने पूरा एक थीसिस लिखकर इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भेजा था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास वो रिटन फॉर्म में है आईएमएस की टीम के पास, या वो हमें प्रोवाइड हो सकता है? यस, आई एम नॉट श्योर अबाउट के उसके जो आप बात कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक वो कहीं पब्लिकली अवेलेबल है, बट शायद हो भी, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। जी ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। बिलाल कादिर। जी बिलाल। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो CBDCs की और टोकनाइजेशन की और कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो व्हाट शुड अ नॉर्मल एन एवरेज पर्सन शुड डू इन दीज सिचुएशंस अबाउट हिज एसेट्स एंड अबाउट हिज वेल्थ? को इसके बारे में आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? पर्सनली जो मुझे जो लगता है बेहतर जो है ना, आप डाइवर्सिफाई जितना कर सकते हैं। अगेन पैसों पे डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल वो क्या है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ये हो सकता है डाइवर्सिफाई जितना कर सकते हैं आप कर लें। बेसिक उसमें चीज़ ये है कि आपके पास लैंड होना चाहिए, आपके अपने फार्म लैंड्स हों
जो पूरा साइकिल है ना वो जिस तरह से पहले होता था ना, हर घर एक स्मॉल इकोनॉमी होता था, हर घर में ये नॉर्मल था, सबको पता होता था किस तरह से गंदम उगती है, किस तरह से छोटी मोटी सब्जियां लगती हैं जो कि लोग उगाई जा सकती हैं, उसके लिए ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। बट अब ये कि वो चीज़ ही नहीं है। अब यहाँ पे नॉर्मली अब फैमिलीज़ में नहीं पता होता, हमारे घर में किसी को नहीं पता होता कि सब्जियाँ किस तरह से उगाई जाती हैं, जो कि पहले नॉर्मल था। तो मेरी वही रिकमेंडेशन होती है कि आपका जो घर है ना वो एक स्मॉल इकॉनमी होना चाहिए, जिसके अंदर आपके पास एक छोटा सा लैंड भी हो। आप भले वहाँ साथ आपने कुछ कमरे बनाए हुए हैं जहाँ आप रह रहे हैं, साथ ही आपके पास फार्मिंग की कुछ चीज़ें हों, आप अपनी चीज़ें जो भी आपकी खुराक है एटलीस्ट वो आपके पास आ रही है। ये अगर आप अभी ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते तो किसी ऐसे जो भी फार्मर है उनसे कोई इस तरह की आप इंडिपेंडेंटली सेटिंग को इस तरह से बना लें कि वो आपको एटलीस्ट साल के जो भी आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं ना वो दे दें। अब वो खाने पीने की तो मैं तरफ अग जाएंगे तो वो लंबी बात हो जाएगी, बट दे आर नाउ दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड जीएमओज। जीएमओज वो होते हैं जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड सीड्स हैं। दे आर नाउ चेंजिंग इवन द सीड्स, और ये रशिया में बैन है 2013 से, बट ग्लोबली अब यूएस जो है पुश कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास केमट्रेल्स आ जाती हैं कि इवन हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करके वो सब कुछ हो रहा है। इस वजह से वो उस एंगल से भी ना आप देखेंगे तो हैविंग योर ओन थिंग जिसके अंदर आपके पास इंडिपेंडेंट आपका फूड सोर्स एटलीस्ट है, कि अगर आपको आपके जो ग्रोसरी स्टोर है ना उससे कट भी कर दिया जाए तो आप ग्रोसरी स्टोर पे डिपेंडेंट ना हो, आप अपने घर के आसपास जो भी दुकानें हैं उन पर डिपेंडेंट ना हो। दैट्स इट। जी ठीक है। अली अकमल अपना सवाल पूछिएगा। अली अकमल। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम। साद भाई, मेरा सवाल ये है कि ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल, अगर आप इसका जवाब दे दें तो मैं मशहूर होऊंगा। सवाल ये है कि जो हम जो मनी की गेम है जितनी भी, इसमें आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल वर्ड। हमारे पास जो लिटरेसी, ओके हाँ। तो आई थिंक जिस निज़ाम में मैं रहा हूँ, फिलहाल तो मैं इधर यूएई में, लेकिन जिस निज़ाम में मैं रहा हूँ मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी आई थिंक देखी ही नहीं है। वहाँ पे कोई भी नहीं ऐसी फाइनेंशियल लिटरेसी नजर आती जिसके अंदर बच्चा जो है वो फ्यूचर में जाके खुद को सिक्योर कर सके, वो अपने एसेट्स बना सके या वट एवर। तो आप माशाल्लाह इसमें काफी माहिर हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इसके लिए जो है ना कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, कहाँ से मैं ये लिटरेसी सीख सकता हूँ, और पाकिस्तान के अंदर जो है ना हम किस तरह से इसकी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, खुद भी अवेयर हों और पाकिस्तान में भी इसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं, यानी अपनी सोसाइटी के अंदर या फिर जिनको हम जानते हैं हमारे घर वाले या हमारे जो आने वाली नस्ल है उसको। अवेयरनेस की जहाँ तक बात है वो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। ये हम लोग ना असल में स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू आए हैं तो हमें लगता है हर चीज़ अगर किसी टीचर ने हमें नहीं बताई तो वो हम नहीं कर सकते। बेसिकली सिंपल ये है कि आप जहाँ तक अवेयरनेस की बात है अपने आसपास अपने दोस्तों को बताएं, आगे पीछे अम्मी अबू ख़ानदान में लोग, दैट्स इट। जो आप पढ़ रहे हैं रिसर्च खुद करें, देखें चीज़ें सर्च करें, खुद से एनालाइज करें, उससे आईक्यू भी आपका बढ़ेगा, आपको डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता करें और वही चीज़ें शेयर करते रहें आसपास। दैट्स इट। सिंपल है, कोई इतना वो नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ बनानी है। वो शेयर करें, इससे होगा क्या, ऑन अ ह्यूमन लेवल जब ये चीज़ें बनेंगी ना वो चीज़ मैच्योर होगी, फिर ऑन अ स्टेट लेवल आपको डिफरेंट, फिर आपको कंपनीज इवन बिजनेसेस दिखने लग जाएंगे जो ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ दिखने लग जाएंगे जो आपको फार्म लैंड का जिधर कॉन्सेप्ट होगा, आप घर लेंगे साथ आपका इंडिपेंडेंट पूरा वो सिस्टम भी आएगा जहाँ आप एग्रीकल्चर और सब कुछ है, एंड सो ऑन। वो अवेयरनेस इस तरह से है। और जहाँ पे लिटरेसी की बात है कि वो भी उसके अंदर भी स्टडी आपको खुद ही पढ़ना। मेरा जो पर्सनल जो था मैं स्टडी कर रहा होता हूँ चीज़ें, जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती मैं निकालता हूँ, देखता हूँ, उसको कंपेयर करता हूँ, फिर जो चीज़ सेंस बनाती है उस हिसाब से आई मेक डिसीजंस। और आई डू नॉट लाइक गो। अब बिजनेस एंगल इसका और है, अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं ना इस टाइम पे आज की इकोनॉमी, ये लॉन्ग टर्म की मैंने बात कर दी या मैं बहुत पर्सनल जो बात हो गई वो मैंने कर दी। अगर आपने आज की इकोनॉमी से पैसे कमाने हैं वो मैं उसको इस एंगल से देखता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको अभी फ़िलहाल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस सिस्टम के, क्योंकि अब जब इतना सब कुछ चल रहा है ना लोग आपके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, आप ये बात करेंगे बोलेंगे ठीक है आप अजीब बातें कर रहे हो। तो आपको अगर बिज़नेस कमाना है तो बिज़नेस के अंदर आपको काफ़ी सारे फैक्टर्स जो अभी वाले इकॉनमी है वो तो लेके चलने पड़ेंगे और उनके थ्रू ही चलाना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। फिर आपको उसको स्लो स्लो मूव करना पड़ेगा। बेहतर वही है जो जिस तरह तबलीग वाले कर रहे होते हैं ना, हर जगह किसी को पता है ना तबलीग ने कोई उस तरह से उनका सिस्टम तो नहीं है, बट बंदे ऑन अ इंडिविजुअल लेवल वो काम हो रहा है ना, तो वो चीज़ चलाते रहें।
आसपास दोस्तों को बताएं, जब कहीं किसी ढाबे पे बैठे हुए चाय पे, वहाँ दोस्तों से इस चीज़ पे बात होगी एंड सो ऑन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो टर्म आई में मीन इफेक्ट साद डालती है। भाई, साद भाई, हमें से कि आप किन सोर्सेज को यूज करते हैं, आप किन सोर्सेज पे बिलीव करते हैं? आई मीन कि इंटरनेट हो गया, या फिर आप किसी फाइनेंशियल, जिस बंदे के पास इस लिटरेसी का मतलब जो ऑलरेडी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उन लोगों से आप बात करते हैं? आपके पास कौन से ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जिनसे आप जो हकीकी इल्म है वो हासिल कर सकें? आपको पता हो कि जो मैं हासिल कर रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं जान रहा हूँ, वो सही है। क्योंकि इंटरनेट पे आप देखें तो हाँ रिसर्च करना इज अ गुड थिंग, बट आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी साथ में कर रहे होते हैं जो कि किसी ने सिर्फ अपना ठीक है, हाँ मैं मतलब कि समझ एक गया। आइडिया शेयर किया होता है। जी जी जी। उसमें देखें, मैं मेरा ये है कि मैं एक तो इस टाइम पे जो एप्स्टीन फाइल्स के बाद जो सिचुएशन है ना, आप लिटरली आप किसी चीज़ पे एआई के भी जो हालात चल रहे हैं, एआई के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी फेक बना दें एंड सो ऑन। इवन जो बाकी इंटरनेट पे भी डेटा है, इवन बुक्स भी स्टेट्स प्रिंट करवा सकती हैं एंड सो ऑन। तो उसमें अब मेरा जो कोर अब वो चल रहा है कि मैं एक तो इस्लामिक स्कॉलर्स के एंगल और उनके पर्सपेक्टिव सुन रहा होता हूँ, सही है, और उनको क्रॉस वेरीफाई कर रहा होता हूँ। जो दूसरे पर्सपेक्टिव्स हैं उनसे नॉलेज जनरली मैं इस तरह से क्रॉस चेक कर रहा होता हूँ जो भी डिसीजंस लेने हैं उनके लिए। और अगर उसके अंदर भी जाएँ तो अब मेरा पर्सनल जो है वो इस्लामिक एंगल से, नुमान अली ख़ान हो गया, इस तरह के जो भी इस कुरान की तफसीर जहाँ जहाँ से मुझे मिल रही होती है ना, उसके अलावा हम कहीं से वेरीफाई नहीं कर सकते। वेरीफाइबल इन्फॉर्मेशन की जाके बात है ना, सच क्या चीज़ वाकई हकीकत है, तो वो हमारे पास, हमें पता है कि कुरान जो है वो उसके अंदर वो चेन हमारे पास है, एग्जैक्ट वही कुरान है। अब कुरान के अलावा मैं कोई और ऐसी चीज़ नहीं ले सकता जिसको मैं वेरीफाई उस तरह से कर सकूँ जिस लेवल पे आप अब बोल रहे हो कि वो है। वो वही है, आपका अपना एनालिसिस होता है, आप डिफरेंट ओपिनियंस देखते हो, आप देखते हो मार्केट में क्या चल रहा है एंड सो ऑन, आप देखते हो बड़े बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करते हो एंड सो ऑन। बट जहाँ तक एक्चुअल बिल्कुल आप बोल रहे हो ना कि बिल्कुल सही चीज़ है, वो कुरान और उनके वहाँ से जो चीज़ आप निकाल सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्चर्स हैं कुरान के, वहाँ से डेटा लो, स्कॉलर्स से सुनो इस्लामिक स्कॉलर्स की क्या राय रही है हिस्ट्री में थ्रू आउट, और आज उनकी क्या राय है। दैट्स हाउ आई क्रॉस वेरीफाई इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच साद भाई। थैंक यू जी। जी ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। वसीम खान। जी वसीम, काइंडली सवाल और जवाब दोनों मुख्तसर से रखेगा। लास्ट 3 क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसके बाद फिर मीटिंग एंड करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और यकीन आप सब वालेकुम सलाम। खैरियत से और ईमान के आला दर्जे पे हो। अच्छा, मेरा सवाल है इस तरह के सूद से पाक जो मईशत है, ये मैंने अभी एक लिंक भी सेंड किया, बेदार पाकिस्तान के नाम से पूरा बजट पाकिस्तान में तैयार है। क्या आपने ये स्टडी किया? इसलिए कि ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो रहा था, लेकिन उस टाइम एनएफसी अवार्ड नहीं था। सूबा सराद महमूद खान जो है ना वजीर आला थे, तो उन्होंने ये अपनी सूबाई कैबिनेट से ये बेदार पाकिस्तान सूद से पाक बजट अप्रूव किया था। लेकिन शौकत अजीज मरकज में थे, आईएमएफ के नुमाइंदा, तो उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया था। तो क्या आपने ये स्टडी किया है? बेदार पाकिस्तान के नाम से वेबसाइट भी है इनकी, bedarpakistan.com.pk। डॉक्टर नियाज अहमद साहब हैं जो अमेरिका से क्या नाम है इसका, डिग्री होल्डर हैं इकोनॉमिक्स में। तो उन्होंने ये बजट पेश किया था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी प्रोग्राम किए थे। तो क्या नहीं, मुझे पाकिस्तान इसका में आइडिया नहीं है। मैं देख लेता हूँ। आपने ये पीडीएफ शेयर की है जो बेदार ये पाकिस्तान, पीडीएफ शेयर की है मैंने बेदार पाकिस्तान से। ये मैं देख लूँगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, बट दूसरा ये कि ये जितना भी आप सारा रोल मॉडल और ये सारा इसमें सूद का जो पक्ष है, पता कैपिटल निज़ाम है, कैपिटल निज़ाम सूद के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा रह नहीं सकता। इसके बारे अब में आपकी क्या राय है? ये जो सूद वाली जहाँ तक बात है ना, वो तो पाकिस्तान ने अभी भी कहा हुआ है कि 2029 तक हम सूद ख़त्म कर रहे हैं। बट कैसे ख़त्म कर रहे हैं, वो हर साल आगे आहिस्ता। रोल ओवर कर देते हैं। नहीं, 2029 के बाद वो डेट चेंज हो गया, वो चली जाएगी 2035 तक, जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था। तो वो एक चीज़ है कि आई थिंक पावर के थ्रू ही होता है, वो जो पावर में बैठे हों। दूसरा ये, एज अ स्टूडेंट मैं अगर पर्सनल उसमें बात करूँ तो यार, मैं इस तरह से कर रहा होता हूँ कि खुद रिसर्च करो, अगर कोई वेबसाइट बन सकती है मैं डेवलप कर लेता हूँ, खुद ही डिज़ाइन कर लेता हूँ और मैं डेवलप करके उसे डाल देता हूँ। बाकी यही बात है कि डिसीजन जब ऊपर हो ले लिया जाएगा, जो भी उस टाइम पे पावर में लोग बैठे हैं, तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बात ये होती है, रिएक्शन आता है उसका। आपने सूद जैसे ही हटाया ना, आप यू आर चैलेंजिंग एवरीबडी, हर पूरे सिस्टम को, और आप एक इंडिपेंडेंट सिस्टम देने लगे। इवन चाइना से लेकर रशिया तक, यूएस तक, आपने सारे सिस्टम्स को चैलेंज कर दिए। आप बोल रहे हैं हमारे पास एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है। अब वो सारे सिस्टम जो कि अगर उससे बेहतर परफॉर्म करने लग गया जो इन सारी कंट्रीज से, तो वो उन सारे कंट्रीज ने आपको नहीं छोड़ना,
क्योंकि आप उन सब जो भी सिस्टम आप नया देंगे वो अगर बेहतर है ना, वहाँ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और परफॉर्म है, तो वो कन्विंस करना उन सबसे ज़्यादा के साथ एक रिस्क भी आता है, क्या पता वो आपको ना छोड़ें। हिस्ट्री आप लेंगे तो वो एक वो वाली बात है कि क्या करेज है उतनी लीडर्स में, या आजकल जो हम बच्चे हैं, लड़के हैं हम सारे, जो क्या हमारे अंदर इतनी करेज है, कोई उठ के ये बोलता है, बोलेगा तो उसका एक रिएक्शन आता है। सूद आप ख़त्म तो कर दें, कल ख़त्म कर दें, करना भी चाहिए, बट मसला ये करेज उस लेवल की नहीं है, और उसके बाद जो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। दूसरा, जो लीडर बैठा होता है नॉर्मली उसने इतना स्टडी नहीं किया होता उसका इफेक्ट क्या आएगा, कहाँ पे आएगा, और उन इफेक्ट को हमने कवर किस तरह से करना है, एंड सो ऑन। प्लानिंग का एक इशू है, अगर प्लानिंग मिल भी जाए उनको कहीं और से, एक तो वो सेकेंडरी प्लानिंग होती है, एक लीडर ने खुद प्लान किया हो, एक कोई और करवा रहा हो, दो डिफरेंट चीज़ें। अब तो वो अगर थैंक यू प्लानिंग सो मिल भी मच। जाए, अब हम अगले सवाल की इम्प्लीमेंटेशन का तरफ रिएक्शन हैं। होता है। जी जी सायरा जी, सायरा अनम्यूट कर लें। जी, मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था कि बहुत सारे complicated जो आपने बताया, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, और लेकिन कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी इसमें, और कुछ चीजें ऐसी थी कि जो हमारे हाथ में नहीं है। अब जो आपने गोल्ड का बताया था, शुरू में जो बैंक्स का आपने जिक्र किया था, तो इस तरह भी तो हो सकता है कि हम हमारे पास जो रुपीज में मतलब जो अमाउंट है हमारे पास रुपीज या डॉलर में, ज़ाहिर है वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो हमारे पास वही सेम करेंसी है पाकिस्तान की, तो हम उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर लें और इस तरह से उसको डिपॉजिट करें। उस तरह एक ये फायदा भी होगा कि ज़कात ज़्यादा जनरेट होगी और वो माशरे के अंदर रोटेट होगा वो पैसा हमारा। और या फिर क्या किया, मतलब क्या किया जा सकता है, हम बिजनेस बैंक्स के बाहर नहीं कर सकते, चाहे स्मॉल स्केल पे चाहे लार्जर स्केल पे, तो क्या कर सकते हैं फिर? एक तो फिलहाल तो यही है कि मैं अगर अगेन पर्सनल ये वो चीज़ है कि मैं पर्सनली मैं यही कर रहा होता हूँ कि आप बगैर बैंक्स के आप नहीं कर सकते, इवन आपको अभी चाहिए। एक ये है कि आप, और दूसरा जो चीज़ थी एक फार्मलैंड वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, वो इंडिपेंडेंट आप कर सकते हैं। जहाँ तक ये करेंसी की बात है, गोल्ड लेके अब अप्रूवल पहले चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन सेशन आज भी ये जो कर रहा हूँ ना, इससे है कि अगर अवेयरनेस फैलेगी ना तो हम लोग ही आपस में स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईएमएस एटलीस्ट ये करना, एक इनिशिएटिव ले जहाँ पे आईएमएस वाले लोग अगर आपस में बिजनेस कर रहे हैं, दे आर यूजिंग गोल्ड या इस तरह की कोई चीज़ इंडिपेंडेंटली, या कोई इलाका है, या उसमें फिर अब उसमें अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, अप्रूवल्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि जैसे ही आप चैलेंज करना स्टार्ट करेंगे फिर उस लेवल की पावर भी हो कि वो रोक दिया जाता है वहीं पे। गद्दाफ़ी ने यही किया था, गद्दाफ़ी ने लॉन्च कर रही पूरी करेंसी और वो सब कुछ उन्होंने बना लिया था, गोल्ड का सारा था। वो जैसे ही इंडिपेंडेंट करते हैं वो रिएक्शन एक आता है, उसके बाद अगर वो सर्वाइव करके आप निकल गए तो है, वरना ये होता है कि वहीं वो चीज़ क्लोज हो जाती है। तो मुझे इसका आंसर उस तरह से आई गेस यही है मेरे पास कि गोल्ड में अगर आप हम लोग खुद इंडिपेंडेंट कोई सिस्टम बना सकते हैं दैट वी कैन सस्टेन, क्योंकि तो मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि अमेरिका में पूरी दुनिया के गोल्ड जमा कर रहे हैं ना ये लोग, इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस इनके हाथ हो रहे हैं। अब देखें काफी अरसे से गोल्ड राइजिंग उस पे ही है ना, राइजिंग स्केल पर ही है गोल्ड, क्योंकि यस, ये पावर्स उनके हाथ में है ना। तो अगर नहीं वो हम एज अ बैकअप प्लान उन्होंने रखा हुआ है। मतलब हर स्टेट जो है ना, रशिया भी बहुत ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहा है, काफ़ी सारी, चाइना भी बहुत कर रहा है, वो लोग निकाल भी रहे हैं, क्योंकि एज अ बैकअप प्लान जब ये पूरा सिस्टम गिरेगा ना, तो एज अ बैकअप सब गोल्ड पे एग्री हो जाएंगे फटाफट ऑन अ स्टेट लेवल भी। अगर यूएसडी आप साइड पे कर दें तो गोल्ड के लिए सारे रेडी हैं, गोल्ड पे यूएसडी। और ब्रेक्सिट क्या है, ब्रेक्सिट उसको स्लो डाउन कर रहा है कि सिस्टम अगर टूटता है तो ज़रा आराम से टूटे, उसका बहुत ज़्यादा हैवी रिएक्शन ना आए। इवन क्रिप्टो करेंसीज भी यही कर रही हैं, वो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देंगी कि डिफरेंट तरह से एक चीज़ सिर्फ ना गिरे, उससे नैरेटिव वो लोग घुमा सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं। दैट्स इट। तो गोल्ड एज अ बैकअप है, वो सारे अभी इस वजह से परचेज कर रहे हैं। मोहम्मद अनस जी, अनस वालेकुम अपना सवाल सर। पूछिएगा। जी 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 सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि साहिल सर जिसे कहते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग ये सही नहीं है, जिसे बाकी मैं अभी कुछ सुन रहा हूँ, सो मुझे इसका मतलब बेसिक आइडिया भी नहीं है अभी तक। तो आई वांट टू नो कि आपकी क्या राय है इस्लामिक बैंकिंग पे, कि ये सूद है या रिबा है या नहीं है, हाउ हाउ यू पर्सनली सी। जी, पर्सनली मुझे जो अभी मॉडर्न जो इस्लामिक बैंकिंग है वो समझ नहीं आती। एसेंशली आई थिंक वो रीनेमिंग हो गई है, दैट्स ऑल। क्योंकि एग्जैक्ट वही सेम मॉडल है। ये डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स भी हैं, जो जिन्होंने, एक मुसलमान थे यूके में होते हैं, आई थिंक मोहम्मद अनस, या आई एम फॉरगेटिंग
उनका नाम क्या था, यूके में होते हैं वो, हमजा नाम जी है उनका यही खैर। है तो धनुष। वो उन्होंने जर्मनी में जो पहला डाउचे बैंक था ना, डाउचे बैंक के अंदर सब फर्स्ट टाइम इस्लामिक बैंकिंग आई थी। उन्होंने सारे इस्लामिक स्कॉलर से फतवा लिया था और उनका ओपिनियन ये है, उनका अभी साल पहले एक 8 महीने पहले का पॉडकास्ट है उनका, जिसमें वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोलते हैं ये जो हमने मॉडल बनाया था इसके पीछे बैकडोर, इसेंशली इट्स अ विंडो, जिस एक तरफ से पैसे आ रहे हैं, दूसरी तरफ से उसके अंदर सारा कुछ सूद और हर चीज़ वो सब कुछ कर रहे हैं बैंक्स, दूसरी तरफ से फिर आगे जो एसेट्स हैं वो सूद वाले पैसे से वो एसेट इस्लामिक अप्रूव्ड एसेट्स बाय करते हैं और दूसरी तरफ से वो क्लीन होके पैसे निकल जाते हैं। एक खाली एक ब्लैक बॉक्स है बीच में, एक तरफ से पैसे आते हैं और बीच में वो सब कुछ सूद वूद हर चीज़ होती है उसमें, और दूसरी तरफ से आप जब निकलते हैं तो वो आखिरी जो लास्ट परचेज होती है वो शरिया कंप्लाइंट होती है। बट वो इसेंशली बैकडोर है इस्लामिक मुसलमानों से पैसे लेने का, बट इट्स द सेम मॉडल। और वो रिग्रेट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि जो मॉडल मैंने बनवाने में स्टार्ट किया था वो उसके अंदर फ्रॉड है, बैंकर्स फ्रॉड कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने भी एक अल्टरनेटिव चीज़ स्टार्ट कर दी है अब। तो वो भी एक नया वो मॉडल वो कर रहे थे कि दैट्स मच मोर बेटर, और हम ट्रस्ट नहीं कर सकते बैंक्स पे। इस्लामिक बैंकिंग तो पर्सनली मुझे नहीं समझ आती, इट्स द सेम थिंग, नाम चेंज हुआ हुआ। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। सो वी आर गोइंग टू टेक लास्ट, नहीं आ रही है, सो सलमान नासिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? ओके। जी जी, मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये था कि ये जो भी साल भाई ने क्लेम किया है कि जो सेंट्रल बैंक है या अमेरिका है वो अनलिमिटेड करेंसी के बना सकता है, इसका कोई रिसर्च पेपर या इस पे कोई वर्किंग है हमारे पास? क्योंकि बिकॉज दिस क्लेम डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जितने भी पैसे या करेंसी प्रोड्यूस हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई एसेट होता है। वो एसेट मे बी स्टेबल ना हो या मे बी वो दे आर यूजिंग फ्यूचर्स एंड डेरिवेटिव्स, but they always have an asset. If there is no asset, eventually it will not take more than 5 years for the whole economy to collapse. Like he is saying that they made 3.8 trillion. 3.8 trillion would make any economy collapse. और दूसरा, उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई पे उन्होंने फोकस नहीं किया, क्योंकि करेंसी के लिए तो मेन जो करेंसी की वैल्यू है या डॉलर की वैल्यू भी वो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होती है। वो सेंट्रल बैंक खुद डिसाइड नहीं करता, अगर वो खुद करेगा तब भी वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो या कंट्रीज उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसकी। तो इस पे उनका क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या कोई रिसर्च पेपर है इसके बारे में? जी, इस पे मैंने जो रिसर्च रेफरेंसेस थे ना वो सारे अटैच्ड हैं। मेन जो आपने डिमांड और सप्लाई का कहा ना, वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है, बट अगेन ये मैंने सिंप्लीफिकेशन इस वजह से की थी ताकि लोगों को समझ आ जाए। बट उसके अंदर काफ़ी सारी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर भी काफ़ी सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फिर हम डिफरेंट काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है। बट अगर बिल्कुल उसको सिंप्लीफाई किया जाए तो वो जितने भी वेक्टर्स हैं ना वो एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे वेक्टर्स हैं। अब उसके अलग अलग उन चीज़ों पे डिस्कशन और वो घंटों की डिस्कशन है फिर उस खाली उन डिफरेंट वेक्टर्स के ऊपर क्या चीज़ किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है और उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है। वो चीज़ है होती है। डिमांड एंड सप्लाई वाली बात जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल है और उससे इफ़ेक्ट पड़ता है, बट स्टिल ऑल ऑफ दैट इज़ मैनेजेबल। इस पे अब अलग से अब हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ पे बात करनी है, वी कैन टॉक अबाउट इट। बट वो एसेंशली ऑल ऑफ दैट इज़ कंट्रोलेबल, दैट्स हाउ द इंटायर थिंग इज़ डिज़ाइंड। ऊपर जाके आपको एक दो चीज़ें कंट्रीज ही हैं प्राइमरली नाउ यूएस, अब यूएस का पूरा सिस्टम जो है वो इसराइल का संभाल रहा है, तो दैट्स हाउ द इंटायर थिंग इज़ वर्किंग। तो ये मैं अभी फ़िलहाल इसका जवाब दे सकता हूँ अलग से, वरना आप मेरा नंबर ले लें, हम अलग से इस पर डिस्कशन कर सकते हैं डिटेल। वरना अगर कोई भी वैसे भी जनरली भी कोई बात करना मुझसे चाह रहा है तो मेरा नंबर ले लीजिएगा। अगर यहाँ कम्युनिटी हेड हैं हमारे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम या इंडिपेंडेंट कोई वेबसाइट या उस तरह की चीज़ भी फॉरम भी बना सकते हैं जिस पे ये डिस्कशन हम कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ है कि इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन हो सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। फाइनेंस इज़ द मेन थिंग। जिस तरह याजूज और माजूज की हदीस के अंदर भी जो उनका मेन फितने की बात हुई है वो फाइनेंस के बारे में।
वो आके जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे। मतलब ये इस्लामिक एंड से भी देखें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दैट्स व्हाट माय प्लान इज़। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम फिर इस पर डिस्कशन कर लेंगे और डिटेल। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई इनसे रब्ता करना चाह रहे हैं तो फीडबैक फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनसे आपका रब्ता हो सके। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो कुछ सुना है उसको सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट सेशन तक के लिए IMS डिस्कशन फोरम टीम को इजाज़त दीजिए। ना ख्याल रखिए। अल्लाह नगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।